ओके अब हम स्टार्ट करते हैं फर्दर। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पे टाइम लगा करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी लर्निंग आउटकम देखो तो क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड, इसलिए टाइम लगता है। अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, ये सोखा सोखा सॉरी सॉरी, ये आसान है जरा, ठीक है। फिर एक्सप्लेन, फिर वाई के साथ। तो इसका मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो चीज एक्सप्लेन हो सकती है, ठीक है। रिकॉल में तो यूज में तो सिंपल चीज आ जाती है बेटे, ठीक। So first learning outcome is understand photoelectrons may be emitted from a metal surface when it is illuminated by EM radiation. अच्छा, अब इसका मतलब है EM रेडिएशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। अब इसी चीज के ऊपर हम आगे कि व्हाट इज मेंट बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। इफेक्ट है तो इफेक्ट जिसने कॉम्पटन और जिसने सॉरी हॉल इफेक्ट पढ़ा था तो उनकी स्टेटमेंट होती है बेटे। बेटे ये emission of electrons from the surface of cold metal when electromagnetic radiations of sufficient frequency are incident on it, ठीक है। मैं कह रहा हूँ the emission of electrons, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, प्रोटॉन इमिट नहीं हो रहे, न्यूट्रॉन इमिट नहीं हो रहे। emission of electrons from the surface of cold metal, ठीक है, when electromagnetic radiations, electromagnetic waves लिख लो, radiations लिख लो, radiations of sufficient frequency are incident on it. अब कुछ चीजें जो वाकई इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन मिट होता है, ठीक है, ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, कोई डिफाइंड फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता, ठीक है। और कोल्ड मेटल मैंने क्यों लिखा कोल्ड, अगर मेटल हॉट है उसमें वैसे इलेक्ट्रॉन मिट होना चाहिए होते हैं। इस प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन, कूलर में भी पढ़ते हो ना, जब एक मेटल को हीट करते हैं तो उस मेटल का जब टेम्परेचर सफिशिएंट आता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन मिट होना शुरू होते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस थर्मियोनिक एमिशन। तो ये थर्मियोनिक मिशन नहीं है, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे यहाँ पे। थर्मल इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी विजिबल लाइट से भी। एक तवा है या एक तवा मेटल का ही होता है ना जिसमें रोटी पकती है बेटे, उसको आप गर्म करते हो तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिट होते रहते हैं, अगर कई सालों के बाद वो तवे की जो बेसिकली थिकनेस है वो कम होना शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो के वो कम होना शुरू होता है, ऑल्दो हमें नजर नहीं आ रही होती। या आपका फिलामेंट लैम्प भी तो ये होता है, आपका फिलामेंट लैम्प बेटा ये होता है हमारे पास, सिंपली ये है। जब इलेक्ट्रॉन मिट होते जा रहे होते हैं इसमें से, सपोज ये बल्ब हो ले लिया मैंने ये पीछे, जब इसमें करंट पास करता जाता है इस फिलामेंट में से, इलेक्ट्रॉन इसमें से भी मिट होते जाते हैं, क्योंकि जब करंट पास करता है तो फॉर्मूला ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगाते हो। हाई करंट पास करे तो हीट एनर्जी पड़े से इलेक्ट्रॉन मिट होते हैं, तो जिसके से इसकी थिकनेस जो होती है फिलामेंट की कम होनी शुरू हुई। मैं सपोज करता हूँ कि इस जगह पे थिकनेस है फिलामेंट की कम होगी, कितने शीशे की, इतने हिस्से की थिकनेस कम होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इतने हिस्से का ज्यादा हो जाएगा, आर इक्वल रो एल ओवर ए होता है। ये कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होकर यहाँ से क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर इस सब तक इंक्रीज हो जाता है कि हमारे पास वो मेल्ट कर जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, मेल्ट कर गया फिलामेंट, ये होता है। तो लेकिन हमने थर्मो इलेक्ट्रॉन, हमें फोटो इलेक्ट्रॉन का पढ़ने हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। अब एक एक चीज इसको अंडरस्टैंड किया वो करनी जरूरी है। तो पहले एक्सपेरिमेंट पे आ गया कि हमारे पास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, एंड वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी कॉल दिस प्रोसेस फोटो एमिशन। एक्सपेरिमेंट स्टडी इलेक्ट्रॉन्स
आर emitted इन फोटो emission। अब इसके लिए बेटे ऑपरेटर्स हम ले रहे हैं, ये हमारे पास एक ऑपरेटर्स हमने पहले ही बना के रखा होगा, कॉपी किया था किसी नोट्स में। ये हमारे पास होगी बेटे, जिसे कहना चाहिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन से वर्ड निकला, स्कोप टू स्टडी। वो वाला ऑपरेटर जिसके थ्रू हम स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं कि हमारे पास किस चीज पे कितना चार्ज है जो रेस्ट के अंदर है, और कौन सा चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी इसके थ्रू पता चल जाता है। कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा हो तो करंट डिफाइन होता है, तो करंट को हमारे पास डिटरमिन के लिए तो हम एमीटर लेते हैं ना। एमीटर क्या रिकॉर्ड करता है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जिसमें से पास कर रहे होते हैं पर यूनिट टाइम, को आप देखता है। तो हमारे पास अगर स्टैटिक चार्ज हो तो किसी चीज के लिए हम उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक लीफ जो होता है वो गोल्ड का होता है, इसलिए वो कॉल देम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी होती क्या है, ये जो ऊपर आपको ब्राउन कलर की नजर आ रही है, ये एक डिस्क होती है विच इज मेड ऑफ ब्रास। उसके नीचे एक स्टेम होता है, ये आपको जो ब्राउन कलर की सारी समरी नजर आ रही है, सारा का सारा क्या है ये भी उसका है, ये वाला ब्रास का है। और नीचे वाली साइड पे आपको एक वो भी नजर आ रही होगी, ये भी हमारे पास है गोल्ड, ये भी ब्रास है। ओके, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करते हो, ये एक 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 ये जो हमारे पास स्ट्रिप है ये भी ब्रास है, यानी ये जो सारी समरी है ये एक स्ट्रिप होगी, ये एक स्टेम हो गया और एक डिस्क होगी, दे ऑल आर मेड ऑफ ब्रास। अब आप क्या करते हो, ये एक इंसुलेशन लिया आपने, एक इंसुलेशन लिया, ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन हमारे पास लगा दिया आपने, और इसको बाहर वाले हिस्से को ये आपने एक मेटल इंक्लोजर के अंदर बंद कर दिया, मेटल इंक्लोजर के अंदर, ताकि यहाँ से कोई भी करंट यहाँ ना पास कर सके, या बाहर से मेटल में से इसके अंदर ना आ सके, दरमियान में इंसुलेशन। और मेटल का इंक्लोजर जो है इसको आपने फर्दर क्या किया, अर्थ पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ लगा दिया। अर्थ के साथ लगाने से भी चार्ज कोई नहीं आएगा, ये मैकेनिकल का मतलब है। फिर आप क्या करते हो, इसमें एक लीफ होता है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, और यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड टाइप ये लगा हुआ है बेटे सारा। अब होता क्या है कि अगर इसको हम चार्ज करते हैं, कि उसको पहले चार्ज करना नेसेसरी है, इफ आई कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, और बाहर वाले ब्रास इंक्लोजर को मेटल इंक्लोजर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, आगे पास मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन आके फिर पास मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन इनमें आ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आ गए तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। गोल्ड वैसे भी डक्टाइल और मैलिएबल रीजन में जाता है, तो बेटे हमारे पास इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, कूलम्स लॉ पढ़ चुके हो हमारे पास, Q1 Q2 ब्रास पे। तो चार्जेस पे तो फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ब्रास तो हार्ड होता है, लेकिन गोल्ड हमारे पास थोड़ा सॉफ्ट होने की वजह से गोल्ड रिपेल होके ये लीफ साइड पे हो जाएगी, इसलिए लीफ यूज कर रहे हैं, स्टिप नहीं है, ठीक है। लीफ बटे डिफ्लेक्ट होके यहाँ तक हो गया, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज था। पहले एंगल कितना आता था कि 12 डिग्री आ रहा था, सपोज या 5 डिग्री था, इंक्रीज करके 45 तक चला गया। अब 45 तक चला गया तो ये एक एंगल है जो हमारे पास मार्क भी होते हैं, वो एंगल ये भी आ रहा है ब्रास टिप के साथ, ठीक है। तो कौन सा चार्ज हमने किससे कनेक्ट किया था, नेगेटिव टर्मिनल से। इतनी बात क्लियर होगी। इस वाली स्ट्रिप पे कौन सा चार्ज आएगा, सारे पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या करते हो, क्या करते हो, अगर इस वाले को मैं डिस्कनेक्ट कर दूं यहाँ से, अगर इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, अंदर वाला का जो होगा, यानी डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, ये हो गया, ये ना। अब डिस्कनेक्ट हो गया होने से फर्क क्या पड़ा कि इस पे जो चार्ज आ गया था, तो चार्ज इसी के ऊपर रहेगा, वो फर्दर मूव नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास इस पे कौन सा चार्ज आ चुका था, पॉजिटिव, किससे कनेक्ट है, अर्थ के साथ। तो जब अर्थ से कनेक्ट, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आके सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब ऊपर आपने क्या रख दी, तो मैंने लिख दिया नेगेटिव चार्ज गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, ये चीज क्लियर होगी, नेगेटिव चार्ज किसने दिया। ऊपर आपने एक फ्रेशली क्लीन्ड जिंक की प्लेट रखी, ये वाली फ्रेशली क्लीन, ताकि कोई उसमें डर्ट पार्टिकल ना हो। अब आप क्या करते हो, इस पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस जिंक की प्लेट पे आप इंसिडेंट करते हो। अब हम ऑब्जर्व क्या करते हैं
जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं इंसिडेंट की थी तो इसकी डिफ्रैक्शन 45 आ रही थी, आई सपोज कि 45 है। फिर आप क्या करते हो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे आप इंसिडेंट करना शुरू करते हो, हम ये देखते हैं ये डिफ्लेक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है। जो ये कम हो रही होती है हम एट ए टाइम ब्लॉक कर देते हैं सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अब कोई रेडिएशन नहीं इंसिडेंट हो रही जिंक प्लेट के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे जो एंगल आया होता है, सपोज अगर आता है 38 डिग्री, तो 38 पे ये स्टैटिक वैल्यू रहती है, फर्दर मूव भी नहीं करते, डिफ्लेक्शन होती नहीं है। फिर आप दोबारा इस पर रेडिएशन इंसिडेंट करते हो, हम देखते हैं ये फिर डिफ्लेक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गई है, फिर आप स्टॉप कर देते हो, फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिफ्लेक्शन सिर्फ उस वक्त डिक्रीज होती है, डिफ्लेक्टिंग एंगल, when the supply of electromagnetic radiation to this cold zinc plate is switched on। अगर ऑफ करते हो तो हमारे पास वहीं पे क्या होती है, स्टैटिक होती है, रेस्ट में रहती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम एनालिसिस टेबल पे लिखते हैं। अब मैंने लिखा है वो सीरियल नंबर हो गया, वो अल्ट्रावायलेट फोटोन्स ऑफ ऑन। डिफ्लेक्शन ऑफ गोल्ड लीफ पे क्या आएगा, फोटो मिशन होगा ही नहीं होगा। अब रीजन पे आएंगे फर्दर। हमारे पास अगर मैं कहता हूँ डिफ्लेक्शन ऑफ गोल्ड लीफ, अगर डिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोन्स को अगर नहीं हम इंसिडेंट कर रहे, तो डिफ्लेक्शन ऑफ गोल्ड लीफ की वैल्यू हमारे पास क्या, वो कांस्टेंट है। सपोज की कांस्टेंट किसी भी एक वैल्यू पे तो कर लो, दिस इज कांस्टेंट एट कितने लें, 45 है तो 45। इसका मतलब अभी कोई फोटो मिशन नहीं हुआ बेटे। ठीक है? अब आप क्या करते हो, इस पे सप्लाई को ऑन कर देते हो। जो ही ऑन करते हो तो ये डिक्रीज होना शुरू होता है बेटे। डिक्रीज करते करते ये आ गया हमारे पास पोस्ट 14 डिग्री, नहीं ये आ गया 31 डिग्री पे। ठीक है, इसका मतलब फोटो मिशन हुआ है, तभी कम हो रहे हैं। देखते हुए रीजन भी, अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। फिर आप इसको ऑफ करते हो तो इसकी वैल्यू पहले 31 पे आई थी, इट विल रिमेन एट 31 डिग्री। इसका मतलब फोटो मिशन अब नहीं हो रहा। फिर अब दोबारा सप्लाई को करते हो तो फर्दर डिक्रीज करता है टू सपोज 14 डिग्री तक आ गया। इसका मतलब फोटो मिशन फिर हो रहा है। क्यों हो रहा है, अच्छा अब रीजन पे आइएगा बेटे। ये हमारे पास है थी, जब मैं सप्लाई करता हूँ फोटो मिशन, क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट करता हूँ, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे पास क्या, फोटोन्स आ रहे हैं। एक फोटोन सपोज एक इलेक्ट्रॉन को आके हिट करता है हमारे सिलेबस के कंटेंट के अकॉर्डिंगली। अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के आके हिट किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया बेटे। अगर इलेक्ट्रॉन एक मेटल्स में निकल गया तो मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा थी, रिपेल करते हैं लाइक चार्जेस, और दरमियान में कंडक्टिंग पाथ भी स्टैब्लिश हुआ हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्जेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन दिस जिंक प्लेट एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो मिशन फ्रॉम दिस जिंक प्लेट। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, गोल्ड लीफ और ब्रास टिप के ऊपर वो कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब है बाय कूलम्स लॉ गोल्ड और ब्रास के ऊपर जो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो रिपल्सिव फोर्स भी कम होगी। रिपल्सिव फोर्स भी कम होगी तो डिफ्लेक्टिंग एंगल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो, मैंने ये कहा है बेटे, डिफ्लेक्टिंग एंगल डिक्रीजेस ओनली if the supply of ultraviolet radiation to this zinc plate is on. ठीक, and what's the reason behind it? Photons of ultraviolet radiation remove electrons from this zinc plate, leaving behind positive charge on this one. ठीक है, these positive charges are neutralized by the negative charges on the gold leaf and the brass tip, resulting a decrease in the strength of negative charges on these two plates. If the strength of particle decreases, so by Coulomb's law, हमारे पास repulsive force also decreases and so is the deflecting angle. ठीक हो गया। तो अब यही एक्सपेरिमेंट बेटे अगर हम रिपीट करते हैं विद पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या होगा, अगर मैंने इसको अपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, बाय नेगेटिव, इस पे कौन सा होगा, पॉजिटिव। फिर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, कोई खास डिफ्लेक्शन चेंज आती ही नहीं। अब देखा जाए क्यों नहीं आ रही भाई,
वही हमने रखा, हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेंकी इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा निकलने से, पॉजिटिव, इस पे भी कौन सा है, पॉजिटिव। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं होता कि चार्ज कैरियर फर्दर मूव कर सके, कि चार्ज कैरियर फर्दर मूव कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द डिफ्लेक्टिंग एंगल इज ऑब्जर्व्ड इफ सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हम इस कंक्लूजन पे आ गए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, एंड वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब बुशरा गोंतल आपने पूछा सर व्हाट इज द चार्ज ऑन द फोटोन। बेटे फोटोन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट पोजेस एनी चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने एस लेवल में पढ़ा होता है, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से दोनों मूव करते हैं, चार्ज इन पे कोई नहीं होता। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है इन अदर वर्ड्स। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट सारे डिस्कशन के बाद में लिख दूंगा कि इसमें सिर्फ सिर्फ फोटो electrons are emitted in photo emission। ठीक, अच्छा। अब मैंने ये लिखा था शुरू के अंदर द emission of electron, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, एंड वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन फोटो फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोल्ड। कोल्ड क्यों लिया, ताकि हम फोटो emission सॉरी थर्मियोनिक emission को नेगेट कर सके और सिर्फ फोटो emission को पढ़ सकें, हीट की वजह से नहीं ना निकले। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी फोटोन जब गिरते हैं ऑफ सफिशिएंट, अब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। ठीक है, अब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी के लिए बेटे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पहली चीज आ गई कि फोटो मिशन डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्रेड। थ्रेशोल्ड लेवल ग्रेड किसको रिप्रेजेंट, क्या मिनिमम परसेंटेज होगी या मार्क्स होंगे जिस पे उन्होंने बी ग्रेड दिया है, जिस पे ए स्टार दिया है, जिसमें ए दिया है। तो थ्रेशोल्ड हम मिनिमम लेवल को कह रहे होते हैं। तो हमारे पास फोटो मिशन डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन्स की, क्योंकि फोटो मिशन मीन फोटोन्स की वजह से होना है emit, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस से निकल जाता है। इट मीन दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स that is required to remove electron from the metal surface is threshold frequency। तो इसका मतलब ये है कि क्या है, how we can define this one, this is the minimum frequency of incident photons required to remove electrons from the metal surface ठीक है, minimum frequency required to remove electron from metal surface is this one। अब मिनिमम या मैक्सिमम के लिए जो भी हम सिंबल यूज करते हैं ना फिजिक्स में बेटे, एट दिस लेवल या आपके ए लेवल के सिलेबस में फ्रीक्वेंसी जो एफ होती है उसके नीचे ये सिंबल लगा देते हैं डिग्री का, जैसे डिग्री ऊपर होता है ना, नीचे नॉट किसे कहते हैं, तो एफ नॉट हो गया। अच्छा, अब एफ नॉट किस चीज पे डिपेंडेंट होगी, अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट तो है किसकी है, इंसिडेंट फोटॉन्स की। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डिपेंडेंट होगी नेचर ऑफ मेटल पे। क्यों यार, E इज इक्वल टू एच एफ फॉर्मूला होता है। अगर बेटे एफ नॉट है, ये भी है होगा, ये तो वैसे कांस्टेंट, तो एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, एफ नॉट के ऊपर। बाज मेटल जो होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रांगली बाउंड हुए होंगे टू देयर एटम्स इवन, तो इसका मतलब दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी इजेक्टेड आउट। if they need large amount of energy, so it is depending upon that metal because electrons are strongly bound in that metal। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी उस मेटल के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी।
और बांस मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल लाइटली या लूजली बाउंड हुए होंगे, बहुत कम एनर्जी मिलेगी तो वहां से रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो डिपेंडेंस इसकी आ गई हमारे पास नेचर ऑफ मेटल या नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट इसी जो नेचर ऑफ मैटर पे किस तरह डिपेंडेंट है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट के लिए पहले हम देखें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी भी उनकी हमारे पास क्या डिफरेंट होती है, कल एनर्जी भी चेंज होगी ना। बट अब ऑब्जर्वेशन एनालिसिस टेबल के थ्रू हमने करना सारा का सारा। अब मैंने फिर वो फ्रेशली क्लीन वही लिया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही में प्यारा, इसके ऊपर मैं कोई भी फोटोन इंसिडेंट करूंगा इसके ऊपर। और ये सैंपल जो है वो भी हमारे पास नहीं है, फ्रेशली क्लीन्ड कोई भी मेटालिक सैंपल लिया हमने। ठीक है, फ्रेशली क्लीन मेटालिक सैंपल कोई भी हमने ले लिया, दिस इज अ मेटालिक सैंपल हो गया बेटे। और उसके ऊपर इंसिडेंट फोटोन्स हम कर रहे हैं, इंसिडेंट फोटोन्स। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का पता है, अब उसको डिलीट कर दें। अब बेटे हमारे पास जो है ये सीरियल नंबर हो गया। अब कौन सा मेटालिक सैंपल कंसिडर करेंगे, मेटालिक सैंपल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गई। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन चेंज होती है नहीं, डिफ्लेक्शन ऑफ गोल्ड लीफ। ठीक है, और फोटो मिशन होगा ही नहीं, यस या नो लिख देंगे। थोड़ा सा छोटा बेटा फोन करना पड़ा मैंने, आगे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सपोज पहले हम बेटे इसमें लेते हैं जिंक की प्लेट, यानी कौन सी प्लेट, ये वाली प्लेट मैंने जिंक की ले। अब जिंक के ऊपर हम क्या फेंकते हैं, अल्ट्रा वाला रेडिएशन, इसका मतलब डिक्रीज कर जाता है। मैंने एक्सरेस फेंकी फिर डिक्रीज कर गया, डिक्रीज करने के बाद फोटोमिशन हो रहा है। फिर मैंने सपोज चले अभी ये दो पहले कर दें, मैंने इस पे अल्ट्रा गैमा रेस फेंक दी बेटे, गैमा रेस डिक्रीज कर गई। फिर मैंने इस पे एक्स रेस फेंक दी, ये भी डिक्रीज कर गई। तो डिफ्रैक्शन ऑफ गोल्ड क्या है, ये डिक्रीज कर रही है। फोटोमिशन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब दूसरे केस में हम जिंक की लेते हैं और इसके ऊपर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, ये वाली। हमने देखा इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है बेटे, डिक्रीज करने का मतलब फोटोमिशन हो रही है। ठीक है, तीसरे केस के अंदर हमारे पास उसमें फिर जिंक ही लेना है और इसके ऊपर आप कौन सी कर रहे हो, आप इस पे विजिबल लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, विजिबल लाइट। अगर आप इस पे विजिबल लाइट पे इंसिडेंट करते हो बेटे, हम ये देखते हैं कोई फोटोमिशन नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट की कांस्टेंट रहती है, कोई डिफ्रैक्शन में चेंज नहीं आ रही, इट रिमेन कांस्टेंट। इफ इट रिमेन कांस्टेंट नो फोटोमिशन, कोई नहीं हो रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमने फोर्थ में फिर जिंक ही लिया है और इसके ऊपर हम बाकी लाइट्स पे इंसिडेंट करके देखते हैं। इंफ्रारेड हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन हॉट रेडिएशन होती हैं, वो थर्मियोनिक एमिशन कॉज करती हैं रादर देन फोटो एमिशन। तो उसको हम इसलिए हमने कोल्ड मेटल लिया था ना, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोल्ड मेटल, ताकि हम निगेट कर सकें थर्मियोनिक एमिशन के, इसलिए कोल्ड मेटल हम कंसिडर किया था हमने। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं कंसिडर करेंगे, हम माइक्रोवेव इस पे इंसिडेंट कर दें और माइक्रोवेव जितने मर्जी वॉटेज की कर दो या आप रेडियो वेव्स इंसिडेंट कर दो, हम ये देखते हैं कोई चेंज नहीं आ रही बेटे। रेडियो एक्टिव रेडियो वेव इंसिडेंट करते हैं, इट वैल्यू रिमेन कांस्टेंट का मतलब कोई फोटोमिशन नहीं हो रहा। फिर आप क्या करते हो,
इसी के ऊपर, अच्छा अब इसके ऊपर आप क्या करते हैं, अब हमने मेटल ही चेंज कर दिया। हमने इस मेटल की जगह हमने क्या ले लिया, सपोज इफ वी कंसीडर सीजियम ले लेते हैं। पहले जिंक लिया, जिंक की जगह हमने सीजियम लेना शुरू कर दिया। ठीक है, सीजियम हो गया। अब सीजियम के ऊपर आपने क्या इंसिडेंट की, गैमा फोटोमिशन हो गया, ये इंसिडेंट किया हो गया, अल्ट्रावायलेट फिर हो गया। यानी इसके लिए हमने, अगर मैं देखूं गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर रही है। अगर डिक्रीज कर रही है इसका मतलब है फोटोमिशन होगा। इंक्रीज नहीं कर सकते बेटा, इंक्रीज तो तब करेगी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन दोनों के ऊपर, गोल्ड फोर ब्रास टिप के ऊपर रिपेल करेंगे बाय कूलम्स फोर्स, तो वो ज्यादा हो जाएगी। सिक्स के अंदर अगेन वी कंसीडर सीजियम, सी एस सिंबल होता है। अब इसके ऊपर हमने इन तीनों से हो रहा विजिबल लाइट इंसिडेंट की, और हम ये ऑब्जर्व करते हैं विजिबल लाइट भी जब इंसिडेंट की है तो डिफ्लेक्शन जो होगी है वो डिक्रीज कर गई है। अगर डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसमें फोटोमिशन हो रहा है। ठीक है, अब विजिबल लाइट के बाद हमने इसके ऊपर सपोज फर्दर जो हो गए, आप चाहे सीजियम ही कंसिडर किया, माइक्रोवेव इंसिडेंट कर दो। मैंने कहा पहले इंफ्रारेड तो कर नहीं सकते, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो फिर डिक्रीज करती है, सॉरी डिफ्लेक्शन, इट रिमेन कांस्टेंट, गलती होगी मेरे से, इट रिमेन कांस्टेंट। अगर रिमेन कांस्टेंट कोई फोटोमिशन नहीं हो रहा। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बेटे क्या है हमारे पास, पहले देखो जिंक के लिए व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटोमिशन अकर। इस पे भी हो रहा था, इस पे भी हो रहा था, इस पे भी हो रहा था, इस पे नहीं हो रहा, तो उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस में आ रही थी, अल्ट्रावायलेट के अंदर। तो इसका मतलब है हमारे पास जिंक मेटल के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटोमिशन हो रहा था वो इस रो के अंदर हो रहा है। फोटोमिशन कैसे पता चला, क्योंकि डिफ्रैक्शन गोल्ड लीफ और ब्रास टिप की क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिफ्रैक्टिंग एंगल कम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया बेटे, विजिबल लाइट माइक्रो, फिर हमने कंसिडर किया सीजियम। सीजियम इस पे भी हो रही थी, इस पे भी हो रही थी, इस पे भी हो रही थी, फिर बाद में इस पे आए, इस पे भी हो रही थी, इस पे आए तो नहीं हो रही थी। इसका मतलब सीजियम के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटोमिशन हो रहा है वो क्या आ रही थी, ये वाली रो में आ रही, विच इज इन ये वाली। तो इसका मतलब है हमारे पास सीजियम के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किस रीजन में आ रही है, वो विजिबल लाइट की आ रही है। तो इसका मतलब सीजियम की विजिबल लाइट अगर आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है अल्ट्रावायलेट से, फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। इसके बाद सीजियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जरा लूजली बाउंड होंगे। ठीक है, इसलिए इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। और जिंक के अंदर स्ट्रांगली बाउंड होंगे, इसलिए उसके लिए हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस पे फोटोमिशन कॉज करना होता है, वो जिंक के अंदर आ रहा होता है। तो ये सारे से हमने रिजल्ट क्या निकाल लिया, रिजल्ट ये निकल गया बेटे कि हमारे पास एफ नॉट सिंबल होता है ना, इसका हमें लिखा हुआ है, एफ नॉट जो होगा जिंक के लिए वो ज्यादा है एफ नॉट फॉर सीजियम। ठीक है, क्योंकि सीजियम के लिए जो एफ आ रही वैल्यू वो किस में आ रही है, विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रही, विजिबल लाइट है। और जिंक के लिए जो आ रही है हमारे पास वो कौन सी होगी, वो अल्ट्रावायलेट होगी। तो इसका मतलब है यहां से जो मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ कि ये निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑफ जिंक नीड्स, नीड आएगा, greater amount of energy to be ejected out in comparison to cesium। ठीक हो गया। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ फोटोन ही जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, कॉल दोज हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो एमिशन है वो डिपेंड करती है किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, विच इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। बेटा इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर पिछले मैं कंपेयर करूं 15 सालों के पेपर, तो इम्पोर्टेंट तो है ये काफी, लेकिन क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, वो अगले टॉपिक पे होती है, या तो एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर होती है, या फिर इससे बाद वाला जो पढ़ेंगे हम डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, उस पे होती है ज्यादा। जो कल किया था उस पे भी हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय फोटोन से ज्यादा नहीं कभी आया।
हाँ, जो रिलेशन E इज इक्वल टू पी और सी जो कल मैंने प्रूव किया था वो 22 के सिलेबस के अंदर ऐड अप हुआ, पहले नहीं होता था। ठीक है, तो बेटे पहले इंक्रीज हो गया ना तो बाद में डिक्रीज ही होना है, नहीं डिक्रीज ही होगा, इन द डेफिनेट डिक्रीज ही होगा। आप इस कॉलम की बात कर रहे हो ना, अब इस कॉलम पे डिक्रीज ही होना बेटे, इंक्रीज नहीं होना। इंक्रीज तो तब होगा अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि जब इसमें फोटोन फेंकते हैं इस मेटल के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाते हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर मूव करते हैं। तो ब्रास टिप पर गोल्ड लीफ पे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। स्ट्रेंथ कम होगी तो कूलम फोर्स कम होगी, तो डिफ्लेक्शन भी कम होगी, तो डिक्रीज या ना, इट कैन नॉट बी इंक्रीज। उसका बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आ गई थर्ड वन या सेकंड पॉइंट जो मेजर कह रहे हैं, क्योंकि पहले प्रैक्टिस से हम पढ़ रहे हैं ना, अब तो फोटो मिशन डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गया। हाँ ये भी हुआ है कि अगर आप बेटे माइक्रोवेव फेंक ऐसे जिंक के लिए हमारे पास क्या थी, अल्ट्रा वायलेट आ रही थी ना, जिंक के लिए अल्ट्रा वायलेट। अब मैं अगर विजिबल लाइट फेंकता रहूं जिंक मेटल के ऊपर, पहले 20 वॉट की, फिर मैंने 12,000 वॉट की इंसिडेंट करना शुरू कर दी, निकले, कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी 12,000 वॉट से ज्यादा करने से क्या हुआ, मैंने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा किए हैं। हम घर में हाई वोल्टेज के अगर बल्ब लगाते हैं या एलईडी लगाते हैं या सीओबी लगाते हैं तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होते हैं। जबकि एक फोटोन की एनर्जी तो कांस्टेंट ही होती है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एनर्जी भी एक फोटोन की कांस्टेंट होगी। तो अगर आप हाई पावर रेटिंग की कोई सोर्स लगाते हो तो उससे यू एक्चुअली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फोटोन विच आर emitted फ्रॉम दैट लाइट सोर्स पर यूनिट टाइम, रादर देन कि हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा कर रहे हैं। एक फोटोन की एनर्जी कर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट तो कांस्टेंट रहनी है, अगर हमारे पास वो विजिबल लाइट है तो उसकी भी कांस्टेंट रहनी है, विजिबल लाइट में जिस कलर की भी ले रहे हो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटे। अब आगे दूसरा, फोटो मिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, सेकंड जो आगे। फिर हम देखते हैं जो हमारे लेक्चर से पढ़ा रहे हैं किस चीज को डिफाइन करेंगे, हम देखेंगे पार्टिकल नेचर या पार्टिकुलेट नेचर को इंडिकेट करेंगे। सेकंड आ गया, फोटो मिशन is an instantaneous process। इंस्टेंटेनियस emission का मतलब ये है कि बेटे देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंटिंग फोटोन्स एंड emission ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये नहीं हुआ कि फोटोन सुबह 12 बजे आके इसको हिट किया उन्होंने, ठीक है, और फिर 3 बजे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हुए हैं। ये तो टाइम डिले आएगा ना, 12 बजे इंसिडेंट हुए, 3 बजे निकल रहे हैं, 3 घंटे का टाइम डिले आ रहा है। कोई टाइम डिले नहीं होता, जो ही हिट करते हैं एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। जबकि थर्मियोनिक एमिशन में ऐसा नहीं होता। अब एक मेटल को पहले हीट करना शुरू करते हो, जब एक सफिशिएंट हद तक उस मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता तब उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट आना शुरू होते हैं। तो उसमें हीट प्रोवाइड करने और एमिशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रॉन में टाइम लैग आता है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं आता, इंस्टेंटेनियस एमिशन है। उसी तरीके से जिस तरह एक बॉल को दूसरी बॉल पे हिट करें, बिलियर्ड या स्नूकर, तो बॉल इंस्टेंटेनियस से मूव करना शुरू होती है। ये नहीं कि कहती मैंने एनर्जी गेन कर लिया, अब मैं 12 में मूव करना शुरू करूंगी, 2 बजे मूव करना शुरू करूंगी, इस तरह नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है दे emit instantaneously if a metal is exposed to incident photons provided their frequency is equal to the or greater than the threshold level of metal। ठीक है, यानी there is no time delay, यानी electrons emit instantaneously, जिसमें नो टाइम लैग, नो टाइम डिले। ठीक है, that is no time delay। If a metal is exposed to incident photons provided their frequency is equal to or greater than the threshold level
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मैटर, यानी कोई टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है, बिटवीन इंसिडेंट फोटॉन्स एंड द emission ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अनलाइक थर्मियोनिक emission, ठीक है। यानी इसका मीनिंग बैग में लिखना हाईलाइट करके, देयर इज नो टाइम लैग या डिले बिटवीन incidenting photons and emission of photoelectrons, unlike thermionic emission, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस एमिशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है पार्टिकल नेचर की, वेव नेचर की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। वेव में हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होकर फिर मिट होना शुरू होता है, ठीक है। तो दिस इंस्टेंटेनियस emission defines particle nature of electromagnetic radiations, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी आ गई बेटे, फोटो एमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब, इंटेंसिटी को हम एएसआई में पढ़ते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। उस चीजों पर डिपेंडेंट नहीं होती है कि हमारे पास पहले 20 वॉट का बल्ब मैंने कहा 120 वॉट का भी कर दोगे, और अगर एक फोटोन की एनर्जी जो होगी या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मैटर से कम होगी तो फोटो एमिशन कभी भी नहीं होना, ठीक है।